सभी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत है। तो आज मुझे थोड़ा बहुत मेरे जो मुंह का प्रॉब्लम था, जो मेरे दांत का प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत उसके अंदर राहत है। और देखते हैं कल तक के या फिर परसों तक के हम ओके हो जाते हैं क्या। और जैसे कि मुझे आज कल के मुकाबले आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर भी पाऊँगा, तो कोई इश्यू नहीं है। तो हम जो हमारा ये डिस्कशन है, ये बिल्कुल टूवर्ड्स द पॉइंट डिस्कशन है। और इसके अंदर जो हम हमारी जो टारगेट ऑडियंस जिसको बोलते हैं हम, वो प्योर ये तीन स्ट्रीम के जो लोग हैं वो इसको बखूबी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये उन लोगों में शेयर कर सकते हैं जो कि ये स्ट्रीम के साथ वो लोग कनेक्टेड है, या फिर कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर कनेक्ट हो चुके हैं। मीन्स तीनों भी टेंसेंस यहाँ पे अप्लीकेबल रहेंगे। जिसका हो चुका है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से एडवांटेज होने वाला ही है, जिसका अभी चल रहा है उसको भी इस वीडियो का 101% एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। और जिनका अभी प्लान चल रहा है कि हमें अभी करना है, हमें एडमिशन करना है, अभी हमारा डिप्लोमा हो गया, हमें डिग्री के अंदर बढ़ना है, और अभी हमारी डिग्री हो गई, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए नितिन सर आपके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आपको प्रॉपर वे से जो भी हेल्प कर सकते हैं करेंगे, और उसके लिए हम कटिबद्ध है, डेडिकेटेड है। तो अभी मैं ये आपको बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरा बैकग्राउंड तो डबल ई का है ही, लेकिन मैं एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करने जा रहा हूँ। तो ये जो मोड़ आया है, इस मोड़ को मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ। और साथ ही साथ 2025 का जो डबल ई ग्रुप का जो गेट है उसको भी मैं फेस करने वाला हूँ। तो ये जो जर्नी है ये काफ़ी अच्छी जर्नी है, और पूरी रोमांच से भरी जर्नी है। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे भी कि आप एक साल का सैक्रिफाइजेशन नहीं कर सकते हैं क्या। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं और एक साल छोड़ दूं और मेरा एमटेक का एडमिशन नहीं लूं। यानी मैं ये अभी बेयर नहीं कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट छूटेंगे वो सिर्फ जो पावर सिस्टम वाला या फिर मशीन वाला, यही सब्जेक्ट थोड़ा बहुत बाजू में जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में जो भी गेट का रिज़ल्ट आएगा, हो सकता है उसके ऊपर अगर वो गेट का स्कोर 3 साल के लिए अगर वैलिड रहा, यानी वो रहता ही है जनरली 3 साल के लिए वैलिड रहता है, तो उस कंडीशन में हम आगे का प्लान बना सकते हैं। और मेरा पीएचडी वाला भी तो प्लान है ही, इसीलिए मैं सब्जेक्ट के साथ में कनेक्टेड हूँ। इसीलिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि मैं आपको वो नॉलेज दूंगा जो कि आपको एक वही इंसान दे सकता है जिसने काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखा है, काफ़ी ज़्यादा उसने उस स्ट्रीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसने ये किया है। हम बोल सकते हैं पूरे अप एंड डाउन्स का उसने हिसाब रखा है। मैं मेरे डिप्लोमा लेवल में ऐसे मैंने इतने सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर दिए कि आप भी सोच में गिर जाएंगे कि सर ने जो फेस किया है, और जो भी अभी सर कर रहे हैं ये नॉट बैड है। और
सर का सुनना कोई गलत बात नहीं रहेगा। सो ये मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा कि आप मेरा सुनो, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही, पसंद का भी छोड़ दो। अगर मेरी कही हुई बातें अगर आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे सच में सूट हो रही है या फिर सच में उसका एडवांटेज हो रहा है, तभी जाके मुझे आप यूटिलाइज करो। मैंने जो भी प्रैक्टिकल जो मेरा लाइफ के अंदर जो भी स्ट्रीम के अंदर मेरा एक्सपीरियंस आया है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ना कि कोई बनावट बातें, क्योंकि ना ही मुझे इस प्लेटफॉर्म से कुछ अर्न करना है, क्योंकि मेरा अर्निंग तो टोटली डिफरेंट है। मैं वो आपको कभी नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा कि नितिन सर का जो अर्निंग है वो बिल्कुल अनदर बिजनेस से चलते हैं, जो कि यानी मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट या फिर प्रोफेशनल स्ट्रीम, देखिए पढ़ाई एक ऐसा पेशा है जो पढ़ाने वाला जो टीचर रहता है, ये टीचिंग के अंदर कभी भी पैसा मायने नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि टीचिंग एज अ प्रोफेशन इसको कोई एक्सेप्ट करेगा, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। मोस्ट ऑफ द टीचर को आप देखेंगे कि वो उनके अंदर वो पैशन था, उनके अंदर वो लगाव जुनून था, इसलिए वो स्ट्रीम के अंदर आए पढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से जो टीचिंग है, टीचिंग एक अर्निंग का माध्यम बनने के लिए मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ। टीचिंग एक पैशन रहना चाहिए, जो कि मेरा है, और ये मैं 2013-14 से करते आ रहा हूँ। मीन्स जब मैं मेरे डिप्लोमा लेवल में था तभी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो 14, 15, 16, 17 से मेरा शुरू हो गया था पढ़ाना, और अभी तक यानी कभी कहाँ पे 1 घंटा, कहाँ पे 2 घंटा इस समान में पढ़ाता था। और मेरी शुरुआत तो मेरे कॉलेज में हो गई थी पढ़ाने की, यानी जब टीचर डे आता था तभी मैं पढ़ा देता था। और जब भी मुझे मेरे दोस्त लोग को कॉन्सेप्ट समझाने का मौका मिलता था तभी मैं समझा देता था। तो ये ऐसे मेरे पास अपॉर्चुनिटी आए, और उस अपॉर्चुनिटी का मैंने प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन करके ये कॉन्फिडेंस, इसके बाद में बोल सकता हूँ जो भी आपके सामने अभी मैं बोल पा रहा हूँ, ये सभी उसकी देन है। किसी ने मुझे पूछा कि नितिन इसका ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसके ऊपर उसको जब तक कि उसके ध्यान में ना आए तब तक कि उसको समझाना, अगर उसको 3 बार भी नहीं समझा तब भी चौथा बार समझाओ उसको, तब तक के समझाओ जब तक कि उसके पूरे माइंड में नहीं बैठ जाए। थको मत, अगर थक गए तो हो सकता है वो बेचारा लड़का जो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर जाए, ठीक है। इसीलिए मैं दूसरों का कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए, स्पेशली हमारे स्ट्रीम के बारे में इसका मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अभी स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो अभी सिर्फ डबल ई स्ट्रीम में रहेंगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी आएंगी, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग भी आएंगी, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही सवाल नहीं आता है। ये तीनों भी स्ट्रीम वाले अब हमारे लोग हैं, डबल ई, ESC और हमारा आयन, ये तीनों भी हमारे लोग हैं, जो भी डिप्लोमा के हैं, डिग्री के हैं, या फिर अभी जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, ये सभी लोग हमारे हैं। तो ये सभी लोग हमसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे आपकी प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में जा रही है और कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, या फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही है,
तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन दे ही दूंगा। हो सकता है मैं आपको उसका वे बता दूं, या फिर हो सकता है उसका मैं आपको एक आधा स्टैंडर्ड बुक बता दूं, या हो सकता है मैं आपको उसका एक आधा प्रैक्टिकल टेक्निक बता दूं। ये सभी बातें पॉसिबल है, बड़े तभी पॉसिबल है जब आप मुझे लिखेंगे, मेरे मेरे तक वो बात आप डिलीवर करेंगे कि नितिन सर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, सिंक्रोनस मशीन के अंदर, पर्टिकुलर ये न्यूमेरिकल्स के अंदर मुझे ये दिक्कत जा रही है कि मुझे उसका जो फॉर्मूला है वो लर्न करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो उसको मैं कैसे रियलाइज़ करूँ, उसको मैं कैसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में फिक्स करके रखूँ, ताकि जब भी मेरा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आए तो उस कंडीशन में मैं उसको रियलाइज़ करके, उसको रिमेंबर करके उसको लिख सकूँ। तो ये बातें। तो देखिए, सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, सब्जेक्ट का हमको पहले अपीयरेंस समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट की हमको रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट का हमको पैटर्न समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट ये थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल्स है, या फिर कॉम्बिनेशन है, या फिर ज़्यादा डायग्रामेटिकल है। ये सभी बातें को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आइडियल प्रिपरेशन हम उसको ही बोलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट को हम सेम वैल्यू दे रहे हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। क्योंकि जब हमको मार्कशीट के ऊपर जब हमारे मार्क्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए और एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। हाँ, अगर दोनों का बैलेंस होता है तो ये काफ़ी गुड हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसके अंदर भी 70 अचीव कर लिए और इसके अंदर भी 70 अचीव कर लिए, ये काफ़ी अच्छा बैलेंसिंग मोड हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप एक सब्जेक्ट इतना भी टाइम मत दो कि दूसरे सब्जेक्ट की इधर आपका टाइम देना ही बच जाए, यानी आपके पास टाइम ही नहीं पूरे कि हम उस सब्जेक्ट को दे पाए। इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलना है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट टाइम कंज्यूम वाले रहते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका जो फार्मूला शीट है, आपका जो रफ जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी जल्दी क्ल्यू लगा के आप अपना जो फाइनल आंसर है वो निकाल लेंगे। बट कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिनको रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीन्स उनको हमको डेली पढ़ते रहना है, सो दैट कि ये उसका जो पूरा डिटेल कंस्ट्रक्शन है वो हमको ध्यान में आ जाए। तो उस कंडीशन में हमको कुछ टाइम प्रैक्टिस के लिए देना है, कुछ टाइम रीडिंग के लिए देना है। एक आइडियल सिचुएशन हमको क्रिएट करना है। तो इसके पहले भी हमने बताया है कि किस समान हमको मैनेजमेंट करना है। तो आपको अगर आप दिन के 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको हर एक सब्जेक्ट को 120 मिनट, यानी हर एक सब्जेक्ट को दो घंटा देना है, यानी 2 घंटा एक सब्जेक्ट को, 2 घंटा एक सब्जेक्ट को। उसके बीच में आपको एक ब्रेक ज़रूर लेना है। तो आपको जो भी प्लानिंग करना है वो काफ़ी, हर एक की प्लानिंग अलग अलग रहेगी। हर एक स्टूडेंट का जो प्लानिंग हो पूरा डिफरेंट रहेगा दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है।
किसी को किस सब्जेक्ट में दिक्कत जाती है, किसी का जो किसी का स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स के अंदर है, किसी का स्ट्रेंथ थ्योरी के अंदर है, ये सभी डिफरेंस वाली बातें हैं। हाँ, जो कुछ बातें कॉमन है जैसे कि रात को कितना नींद लेना चाहिए, सवेरे मैथमेटिक्स करना चाहिए या फिर रात में मैथमेटिक्स करना चाहिए, ये बातें का जो लॉजिक है ये कॉमन लॉजिक है, ठीक है। यानी इसके बारे में मैं आपको बता दे सकता हूँ कि हमें पर्टिकुलर करना क्या है। अगर रात को 11 बजे सोए तो सवेरे हमको 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, कितना घंटा नींद लेना है, ये जो बारीक बारीक बातें हैं, ये बारीक बातें, इसका मैं आपको एक जो मोस्ट ऑफ द केसेस यानी जो एक कॉमन आंसर निकल के जो आएगा वो मैं आपके साथ तो शेयर करूँगा ही करूँगा। लेकिन इतना ज़रूरी है कि आपको उतना तो सोना ही सोना है जो साइंस बोलता है, ठीक है। साइंस बोलता है कि आप 7 आवर्स की नींद लीजिए, ठीक है। अब ये साइंस बोल रहा है कि आप 7 घंटा सोइए, ठीक है। अब 1 घंटा ज़्यादा सोने से क्या एडवांटेज होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप 1 घंटा ज़्यादा नींद लेंगे तो उस कंडीशन में आपको आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्टिव मोड में या फिर और अच्छा परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू 7 आवर्स, ठीक है। मैं 6 घंटे की नींद कभी प्रमोट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने भी वो ली है 6 घंटे की नींद, जो कि हमारे लाइफ के ऊपर वो इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। आपको मिनिमम 7 आवर्स तो कंपलसरी नींद लेना है, चाहे कितना भी बड़ा सब्जेक्ट रहे, चाहे कितनी भी बड़ी एग्ज़ाम रहे, ठीक है। लाइफ के एग्ज़ाम से बड़ी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये आपने ध्यान में रख देना है। इसलिए टेक अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, ये 7 घंटा हो सकती है और बेटर मैं रिकमेंड करूँगा 8 घंटा, 8 आवर्स आपको सोना ही सोना है, ठीक है। कितना भी बड़ा और कितना भी इम्पोर्टेंट पेपर आ जाए तो आपको उतना तो सोना ही है, तभी जाके आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो फंक्शन कर पाएगा और परफॉर्म कर पाएगा। तो बाकी टाइम टेबल वगैरह कैसा बनाना है वो तो मैं इंडिविजुअल बताऊंगा, यानी कॉमन कुछ पैरामीटर्स बता दूंगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट को 120 मिनट देना है और हर एक सब्जेक्ट के अंदर 15 मिनट का मिनिमम ब्रेक रखना है। 15 मिनट ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, 2 सब्जेक्ट के बीच में जो गैप है वो कम से कम 15 मिनट हमको रखना ही रखना है, उससे नीचे नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि उतना रेस्ट हमें चाहिए हमारे जो ब्रेन है उसको रीऑर्गेनाइज होने के लिए। और जो डबल ई के बच्चे हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका भी लिस्ट मेरे पास है। उसके बाद में कुछ रिटर्न नोट्स है वो भी मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ अगर आपने उस लेवल की आपने मुझे रिक्वेस्ट की। साथ ही साथ किसी बच्चे को अगर टेस्ट सीरीज़ का गाइडेंस चाहिए कि सर मैं टेस्ट कैसे दूँ, कैसा उस डिसिप्लिन को डेवलप करूँ कि मैं खुद जाके मेरे घर में ही टेस्ट दे पाऊँ, तो वो भी डिसिप्लिन का थोड़ा बहुत गाइडेंस मैं आपको डेफिनेटली करूँगा। और उसके लिए ये आपका जो दोस्त है NW मनोहर ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर यूर स्ट्रीम जर्नी, फॉर यूर जॉब जर्नी, फॉर यूर एग्ज़ाम जर्नी, ठीक है। अभी टेक्निकल जो जॉब है उसके लिए उसके रिलेटेड भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, जैसे कि UPSC ESC की कब एग्ज़ाम है, उसके बाद में रेलवे बोर्ड की कब एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कब एग्ज़ाम है, और ये सभी बातें जो है मैं आपको टेक्निकल जो हमारी वैकेंसीज निकलती है, जैसे कि JEE की निकलती है, कोई AE की निकलती है, या फिर कोई टेक्निकल असिस्टेंट की निकलती है, या फिर टेक्नीशियन की निकलती है, उस सभी बातें का मैं आपके साथ जो नॉलेज है वो शेयर करना काफ़ी ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देने का प्रयास करूँगा। तो देखिए
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन, और एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए सूट करता है, जिसका नाम है रीजनिंग। ठीक है, जिसको हम वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग बोलते हैं। और एक सब्जेक्ट है हमारा एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एप्टी और रीजनिंग, इसका जो प्रॉपर वे से जो पढ़ाने का काम है वो मैं मेरी इधर से जारी रखूँगा। और हमारे टेक्निकल वाला कोई भी बच्चा रहे वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट फॉर एनी गवर्नमेंट कॉमन एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम ले लीजिए, उसके अंदर आपको रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल और एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट देखने के लिए 100% मिलेगा ही मिलेगा। जैसे गेट 2025 के लिए भी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करके दूंगा। और कुछ सब्जेक्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा दूंगा, नथिंग इशू। हाँ, लेकिन कुछ का मैं चार्ज लूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे भी सब चलाना है और एट द एंड चलने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हाँ, हो सकता है कि हम थोड़ा चैरिटी टाइप वाला भी कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। जैसे कि मेरा जो पर्सनल QR है नितिन W मनोहर वाला, वो मैं डाल दिया करूँगा, सो दैट कि आप जो कॉमन वे से अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, सो दैट कि मैं सस्टेन्ड वे से आपको प्रॉपर वे से और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट वे से मैं आपको गाइड कर पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ। यही मेरा प्राइम मोटो है और इसी को मैं मद्देनज़र रखते हुए चलूँगा। तो अभी के लिए हम रुकते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त NW मनोहर फॉर द क्वालिटी सपोर्ट इन पर्टिकुलर दिस स्ट्रीम। और ये जो हमारा चैनल है ये डेडिकेटेड है फॉर दिस, ये 3 स्ट्रीम के लिए, EE, ESC और इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ, हालांकि वो जो रीजनिंग वाला सब्जेक्ट है वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड वाला जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी जगह पे आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी के लिए हम रुकते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।